जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये आज का चौथा क्लास है। इससे पहले भी हम लोगों ने अर्थशास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न का 3 क्लास पढ़ा है। आज का पहला प्रश्न है, संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा से क्या तात्पर्य है? संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे। पहले संतुलित कीमत की परिभाषा लिखेंगे कि जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है तथा विक्रेता जिस कीमत पर वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, वस्तु की वह कीमत संतुलित कीमत कहलाती है। मतलब संतुलित कीमत वह कीमत है जिस पर एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने को तैयार होता है और एक क्रेता वस्तु को खरीदने को तैयार होता है। दूसरी ओर संतुलित मात्रा की बात करें तो संतुलन मात्रा वह मात्रा है जिस पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा मांगी गई पूर्ति एक दूसरे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? यह कैसे निर्धारित होती है? आप लिखेंगे, जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है तथा विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, उस कीमत को संतुलन कीमत या साम्य कीमत कहते हैं। संतुलित कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है? एकाधिकारी बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होती है? आप लिखेंगे, एकाधिकारी बाजार में किसी वस्तु के कीमत का निर्धारण सामान्य लाभ सिद्धांत के आधार पर वस्तु के कीमत का निर्धारण किया जाता है। अर्थात वस्तु के उत्पादन लागत तथा वस्तु की उपयोगिता के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? आप लिखेंगे उत्तर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, एक फर्म की आय और एक फर्म की व्यय। इसके विपरीत व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय निवेश इत्यादि। अगला प्रश्न है, समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के महत्व को लिखें। समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के महत्व को लिखें। आप लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, सरकार के आर्थिक नीतियों के निर्माण में, देश के आर्थिक विकास में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, अंतरराष्ट्रीय तुलना में सहायक। अगला प्रश्न है, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में अंतर बताइए। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में अंतर बताइए। आप लिखेंगे उत्तर, मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह है, मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह है जो वस्तुओं और सेवाओं के बदले प्राप्त होता है, जबकि वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह है
जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आपसी विनिमय होता है। दूसरा अंतर है, मौद्रिक प्रवाह में विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तविक प्रवाह में विनिमय का काम वस्तु से होता है। अगला प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता रहता है उसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यह वैसा प्रवाह है जिसका ना तो आरंभ होता है और ना ही अंत। अगला प्रश्न है, एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए। एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए। आप लिखेंगे उत्तर, आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के केवल दो क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र जिसे परिवार क्षेत्र भी कहते हैं तथा उत्पादक क्षेत्र जिसे फर्म भी कहते हैं, के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब किसी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र के बीच प्रवाह का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। इसको चित्र द्वारा आप देख सकते हैं कि दो क्षेत्रीय मॉडल है, यहां एक उत्पादक है और यहां एक घरेलू क्षेत्र है। हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि घरेलू क्षेत्र क्या करता है, फर्म को क्या दे रहा है? तो घरेलू क्षेत्र फर्म को दे रहा है साधन, सेवा, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमिता। मतलब घरेलू क्षेत्र से फर्म को मिल रहा है, भूमि मिल रहा है, श्रम मिल रहा है, पूंजी मिल रहा है, उद्यमिता मिल रहा है। इसके बदले में उत्पादक माने फर्म घरेलू क्षेत्र को क्या दे रहा है? इसके बदले में क्या दे रहा है घरेलू क्षेत्र को? आप देख लीजिए यहां पर, तो वस्तु एवं सेवा का वास्तविक प्रवाह दे रहा है। दूसरी ओर पुनः घरेलू क्षेत्र फर्म को क्या दे रहा है? कारखाना को क्या दे रहा है? तब देखिए एरो के चिन्ह से है, यहां उपभोग व्यय दे रहा है। जो घरेलू क्षेत्र प्रयोग करता है तो उसके बदले में जो खर्च होता है वो पैसा यहां जाता है। पुनः उसके बदले में फर्म घरेलू क्षेत्र को क्या दे रहा है? तो लगान दे रहा है। जैसे भूमि का लगान, श्रम को मजदूरी देता है, पूंजी का ब्याज देता है, उद्यमिता को लाभ देता है। इस तरह से दो क्षेत्र में इसका ये हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। अब लिखेंगे, एक तीन क्षेत्रीय मॉडल वाली अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म और सरकार। इस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रवाह को प्रभावित करती है। सरकार के क्रियाकलापों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय। इसका चित्र देखिए कैसे बनेगा आपका। यहां देख पा रहे हैं तीन क्षेत्र है। नंबर एक में फर्म आ रहा है, दूसरा घरेलू क्षेत्र है, तीसरा कौन है? सरकार है। पहले ही चर्चा हो रही है कि घरेलू क्षेत्र आपको फर्म को क्या दे रही है? तो यहां देख रहे हैं एरो के चिन्ह से दिखाया गया है कि घरेलू क्षेत्र घरेलू उपभोग व्यय दे रहा है। इसके बदले में फर्म सरकार पर वस्तुओं पर व्यय करता है, उस पर देता है। पुनः सरकार घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान देता है। पुनः यहां फर्म जो है वो घरेलू क्षेत्र को साधन का भुगतान करता है। फर्म जो है अपने बचत को बाजार में इन्वेस्ट करता है, मुद्रा बाजार में, वित्तीय प्रणाली में। मुद्रा बाजार भी फर्म को क्या दे रहा है? उधार दे रहा है।
बाजार से लोग उधार लेते हैं और अपने बचत को बाजार में क्या करते हैं, लाते हैं। सरकार भी बाजार से उधार लेती है और जो बचत को यहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये 3 क्षेत्रीय मॉडल आ गया है। अगला है स्टॉक होगा। यहां पर क्या होगा, स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है। स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है, आप लिखेंगे स्टॉक किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। स्टॉक किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह एक ऐसा आर्थिक चर है जिसे किसी समस्या अवधि के दौरान मापा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लिखेंगे किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर निवासियों और गैर निवासियों यानी विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को घरेलू आय कहा जाता है। मतलब किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पन्न आय को घरेलू आय कहा जाता है और देश के भीतर और बाहर सामान्य निवासियों द्वारा उत्पन्न आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर बताइए। आप लिखेंगे एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, जबकि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर कीजिए। आप लिखेंगे एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी एट एमपी कहा जाता है, जबकि एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या उपयोग है या क्या महत्व है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या उपयोग या क्या महत्व है। आप लिखेंगे राष्ट्रीय आय का महत्व इस प्रकार है। पहला, अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादन कार्यों में तुलनात्मक महत्व की जानकारी के लिए। दूसरा, आर्थिक शक्ति तथा आय के वितरण का अध्ययन करने के लिए। तीसरा, आय व्यय और बचत का अनुमान लगाने के लिए। चौथा, अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने में। पांचवा, आर्थिक प्रगति का मापदंड है। छठा, आर्थिक नियोजन में इसका महत्व है। सातवां, अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलता है इससे। आठवां, अर्थव्यवस्था की संरचना की जानकारी मिलती है। और 9, आर्थिक अवरोध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निजी आय से क्या अभिप्राय है। निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। अब लिखेंगे निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होता है। मतलब निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय को निजी आय कहते हैं।
अब है निजी आय और व्यक्तिगत आय में अंतर। तो निजी आय विस्तृत अवधारणा है, जबकि व्यक्तिगत आय संकुचित अवधारणा है। दूसरा अंतर है, निजी आय निजी उद्यमों व परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त आय का योग है, जबकि व्यक्तिगत आय व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली आय है। तीसरा अंतर है, निजी आय में निगम कर और वितरित लाभ सम्मिलित होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में निगम कर व अवितरित लाभ शामिल नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थशास्त्र के रह गए, अगले क्लास में चर्चा होगी। धन्यवाद।